नमस्कार, मेरा नाम निमिल तिवारी है और मैं आप सभी का अचीवर्स आईएसआर एकेडमी के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप सभी को एक सब्जेक्ट से परिचित कराने वाला हूं जिसका नाम है एग्रीकल्चर। जैसे कि आपने देखा है कि आगामी कुछ दिनों में हो सकता है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में आप लोगों के पास एक एग्जाम आने वाला है, इसको हम बोलते हैं एसीएफ रेंजर। तो उस एसीएफ रेंजर में एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसी एग्रीकल्चर का आज के क्लास में मैं एक टॉपिक लेने वाला हूं जो कि एक फील्ड क्रॉप से संबंधित है, और वो जो फील्ड क्रॉप है वो हमारा क्या रहेगा, तो बार्ले रहेगा। हालांकि मैंने अपने YouTube में बहुत सारी फील्ड क्रॉप के बारे में चर्चा कर चुका है। अगर आपको पिछले कुछ वीडियो देखना है तो आप मेरे YouTube के चैनल में जाइए और पिछले वीडियो में आपको बाकी अन्य जो भी सीरियल क्रॉप थे वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो क्या है, तो बार्ले है। बार्ले जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जौ बोलते हैं। और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ये जो हमारा जो बार्ले है, ये बार्ले विश्व का सबसे प्राचीनतम क्या है, फसल है जिसका मानव ने खेती किया। तो अगर हम मानव ने सबसे पहले अगर किसी फसल का खेती किया है तो वो हमारा क्या है, जौ है। और उसी जौ को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो बार्ले बोल रहे हैं। बार्ले की अगर मैं बात करूं तो बार्ले एक फैमिली को बिलोंग करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैमिनी। आपको यह ध्यान देना होगा कि जितने भी सीरियल क्रॉप है, सभी सीरियल क्रॉप का जो कॉमन फैमिली है वो क्या है, ग्रैमिनी है। और इसी ग्रैमिनी का आज वर्तमान में जो नया नाम है वो क्या है, तो पॉयसी है। आपको ये दोनों वर्ड याद रखना है कि ग्रैमिनी फैमिली है सभी सीरियल क्रॉप के। चाहे मैं चावल की बात करूं, चाहे मैं गेहूं की बात करूं, चाहे मैं मक्का की बात करूं, चाहे मैं बाजरा की बात करूं, सभी क्या है, सीरियल क्रॉप है। और सभी सीरियल क्रॉप का एक ही फैमिली है होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैमिनी। और इसी ग्रैमिनी का जो नया नाम है वो क्या है, पॉयसी है। अब चूंकि मैंने ये बोला कि बार्ले भी आपका क्या है, सीरियल क्रॉप है, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि जितने भी सीरियल क्रॉप होते हैं, सभी सीरियल क्रॉप का जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है, तो कैरियोप्सिस होता है। तो बार्ले का भी जो फ्रूट टाइप है वो क्या है, कैरियोप्सिस है। अब जो बार्ले है, बार्ले के बारे में आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि बार्ले का जो बॉटेनिकल नेम है वो क्या है, तो हॉर्डियम वल्गैरी। क्या नाम है, हॉर्डियम वल्गैरी। ध्यान देना, कुल मिलाकर हमको 3 किस्म मिलते हैं किसके, बार्ले के, जौ के। एक को हम बोलते हैं हॉर्डियम वल्गैरी, एक को हम बोलते हैं हॉर्डियम डिस्टिकम, और एक को हम क्या बोलते हैं, तो हॉर्डियम इर्रेगुलेर। इसमें जो हॉर्डियम डिस्टिकम और हॉर्डियम इर्रेगुलेर है, ये ऐसा बार्ले है जिसका अगर आप पेड़ देखोगे तो इसके पौधे में आपको 2 ही क्या मिलेंगे, पत्ते मिल रहे हैं। वही जो हॉर्डियम वल्गैरी है, इसके पौधे में आपको 6 पत्ते मिलेंगे। 2 साइड मिलेंगे, 2 सामने मिलेंगे और 2 पीछे मिलेंगे। तो ध्यान देना, हॉर्डियम वल्गैरी जो 6 रोड होता है, और हॉर्डियम डिस्टिकम एज वेल एज हॉर्डियम इर्रेगुलर ये 2 रोड होता है। हम जो यूज करते हैं बार्ले का हमारे भारत में वो क्या है, 6 रोड बार्ले है जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्डियम वल्गैरी। इसीलिए मैंने बॉटेनिकल नेम में हॉर्डियम डिस्टिकम या हॉर्डियम इर्रेगुलर नहीं बोला, मैंने क्या बोला, हॉर्डियम वल्गैरी। तो हॉर्डियम वल्गैरी जिसकी हम खेती करते हैं वो 6 रोड क्या होता है, बार्ले होता है। बेसिकली जो बार्ले है, ये बार्ले गेहूं जैसा है। मतलब जो प्रक्रिया हम गेहूं में उपयोग करते हैं उसी प्रक्रिया से हम खेती करते हैं किसका, बार्ले का। जैसे कि जो गेहूं है वो ठंडे क्लाइमेट में उसका क्या होता है, उत्पादन होता है। उसी प्रकार से बार्ले की भी खेती जो आप करोगे वो कैसे करोगे, ठंडे प्रदेश में। मतलब बार्ले के लिए अगर क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या है, टेम्परेट है। तो टेम्परेट क्लाइमेट में ही बार्ले का क्या होगा, उत्पादन होगा, उसकी खेती होगी। तो मैंने बोला टेम्परेट क्लाइमेट है, ठंडा सीजन में इसका क्या होता है, खेती होती है। तो समझ जाना ये कैसा क्रॉप होगा, रबी फसल होगा। तो जौ जो है ये हमारा गेहूं जैसा क्या है, रबी फसल है। अगर ये रबी फसल है मतलब इसकी बुआई हम कब करेंगे, अक्टूबर से नवंबर के बीच। तो ध्यान देना, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आपको बुआई करना है किसका, बार्ले का। तो बार्ले भी हमारा क्या है, रबी फसल है। और चूंकि रबी फसल है तो आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि जितने भी रबी फसल होते हैं वो सभी रबी फसल लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। ये चीज हमेशा रखना कि जो खरीफ फसल होते हैं वो शॉर्ट डे होते हैं, जो रबी फसल होते हैं वो लॉन्ग डे होते हैं, और कुछ ही है जो क्या है, डे न्यूट्रल। डे न्यूट्रल में क्या क्या आते हैं, तो
MTCS। क्या बोला मैंने? MTCS। M से मक्का और मिर्ची, T से टोमेटो, C से कॉटन, S से सनफ्लावर। ध्यान देना क्या बोला मैंने? M से मेज और मिर्ची, T से टमाटर, C से कॉटन या कपास और S से सनफ्लावर या सूरजमुखी। इसके अलावा खीरा और ककड़ी भी किसमें आता है? तो डे न्यूट्रल में आता है। उनको छोड़कर जितने भी प्लांट है वो या तो शॉर्ट डे है, वो या तो लॉन्ग डे है। और शॉर्ट डे कौन होगा? खरीफ। और लॉन्ग डे क्या होगा? तो रबी। और जो हमारा बार्ले है वो एक्चुअल में क्या है? रबी फसल है, इसलिए मैंने बार्ले को क्या बोला? लॉन्ग डे प्लांट बोला। अब ध्यान देना, जो बार्ले है ये हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है। जैसे कि आप देखते हो कि मेज जो है वो क्रॉस पॉलिनेटेड है। बाजरा भी क्या है? क्रॉस पॉलिनेटेड है, मतलब एक ही फ्रूट होगा, एक ही फ्लावर होगा और उसी फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे। किसमें? मक्का और बाजरा में। मक्का में क्या होगा कि जो मेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाएगा, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडेंटरी। और बाजरा में क्या होगा? फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनी। तो वो क्या है? क्रॉस पॉलिनेटेड है। लेकिन चाहे आप चावल लो, पैडी लो, चाहे आप गेहूं की बात करो और चाहे आप किसकी बात करो, तो हमारे बार्ले की, ये सभी क्या है? तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो बार्ले हमारा क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप हो गया। अब मैं मेन टॉपिक में आता हूं। ध्यान देना, बाजरा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं बियर बनाने में। जो आप बियर पीते हो, हालांकि बियर आपको नहीं पीनी चाहिए, लेकिन जो भी लोग बियर पी रहे हैं तो याद रखिए आप सेवन कर रहे हो किसकी? जौ की। तो बार्ले का मुख्य काम क्या है? तो बियर या विस्की बनाने में। और ये बियर और विस्की कैसे बन रहा है आप इसको भी समझ लो। ध्यान देना, अगर मैं बार्ले की न्यूट्रिएंट कंटेंट को देखूं तो बार्ले में बेसिकली प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन के बदले इसमें एल्ब्यूनॉइड होता है। और इस एल्ब्यूनॉइड की संख्या कितनी है? यहां पर 11.5%। इसके अलावा इसमें 12% मॉइस्चर होता है और इसमें 75% क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। यही कार्बोहाइड्रेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? इसी कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च से को हम क्या करते हैं? मॉल्टिंग करते हैं। एक मॉल्टिंग प्रोसेस होता है। होगा क्या? ध्यान देना, मॉल्ट सीड मतलब ड्राई जर्मिनेटेड सीड। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है बियर बनाने में? ड्राई जर्मिनेटेड सीड। और वो ड्राई जर्मिनेटेड सीड कैसे बनेगा? उसके लिए एक प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं मॉल्टिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो आपके पास जौ है, जौ का जो बीज है या जो ग्रेन्स है, उसको आप 2 से 3 दिन तक पानी में भिगो के रखोगे। जब पानी में भिगो के रखोगे तो वो जो बीज वो क्या हो जाएगा? अंकुरित हो जाएगा, वो स्प्राउटेड हो जाएगा। और जैसे ही वो स्प्राउटेड होगा तो ध्यान देना, जो सीड होता है उसमें उसका जो मेन पार्ट क्या होता है? एंडोस्पर्म। और उसका एक पार्ट क्या होता है? तो एम्ब्रियो ही प्लांट बनता है। और एम्ब्रियो जब प्लांट बनता है तो प्लांट बनाने के लिए जो न्यूट्रिशन है वो कौन देता है? एंडोस्पर्म देता है। मतलब एंडोस्पर्म में पूरा का पूरा क्या है? न्यूट्रिशन है। इसी एंडोस्पर्म में क्या होगा? आपका कार्बोहाइड्रेट होगा और इसी एंडोस्पर्म में कुछ एंजाइम भी होंगे। तो ध्यान देना, जो जौ के एंडोस्पर्म में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एमाइलेज। क्या बोलते हैं इसको? एमाइलेज। यही एमाइलेज एंडोस्पर्म के अंदर जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को वो तोड़ता है और तोड़कर वो मेल्टोस बनाता है। और जब ये मेल्टोस बन जाता है तो मेल्टोस ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहां पर? एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर देता है किसका? प्लांट का। तो हमको क्या करना है कि जब वो मेल्टोस बन जाएगा तो उस प्रक्रिया को हमको वही रोक देना है। मेल्टोस को हमको ट्रांसपोर्ट होने नहीं देना है कहां पर? एम्ब्रियो को। तो मेल्टोस को हमको वही रखना है, तो हमको यहां प्रक्रिया स्टॉप करना है। स्टॉप कैसे करेंगे कि हम इस समय इस बीज को क्या करेंगे? ड्राई कर देंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राई जर्मिनेटेड सीड। तो जैसे कि जो आपका मेल्टोस है वो एम्ब्रियो के पास नहीं पहुंचेगा। और उसके बाद इसी सीड को हम क्या कर देंगे? रोस्ट कर देंगे। और रोस्ट करने के बाद हम इसे क्या बनाएंगे? बियर बना देंगे। ठीक है, तो ध्यान देने, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉल्टिंग प्रोसेस। और इसी मॉल्टिंग प्रोसेस से बियर और क्या बनता है? विस्की बनता है। तो जौ का जो सबसे ज्यादा उपयोग आज दुनिया में हो रहा है तो क्या क्या चीज के लिए? बियर बनाने के लिए। अभी हम आगे देखेंगे कि कौन सी वैरायटी बियर बनाने में काम आता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। बस ये ध्यान दे देना। तो न्यूट्रिशन कंटेंट में आपने देखा क्या? कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट? 75%। इसके अलावा जो जौ है, जौ में फाइबर कंटेंट भी होता है।
सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर भी आपको मिल जाएंगे। मतलब जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत ही अच्छा जो ग्रेन है वो क्या है, तो जौ है। क्लियर है इतना? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्यान देना, तो जौ का मैंने आपको मेनली यूज भी बता दिया बियर बनाने में। अब जौ की कुछ और पहलू को हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि जौ के लिए तो हमको टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए, मतलब गेहूं जैसा ही इसका क्या है, उत्पादन है। मतलब जब कभी भी हम जौ की खेती करेंगे तो सबसे पहले वो करना क्या होगा कि हमको एक फील्ड बनाना होगा। उस फील्ड में सबसे पहले हम डीप प्लोइंग करेंगे एमबी प्लावर से। डीप प्लोइंग करने के बाद वहां पर आप क्या करोगे, हैरोइंग करोगे। 2 से 3 बार आप हैरोइंग कर दो, फिर लेवलिंग कर दो लेवलर से। लेवलिंग करने से आप इसमें बीज को बोगे। बीज बोने का जो दर है, सीड रेट जो है किसका, जौ का, वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। कितना? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान देना, अगर आप इरिगेशन भी पानी भी अगर आपने लिया है, पानी का अगर आपने इस्तेमाल किया, हालांकि इसमें रेन का ज़्यादा आवश्यकता, पानी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती किसमें, जौ में। तो अगर मान लो अगर आपने इरिगेशन यूज़ किया है तो उसमें 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा। लेकिन मेनली अगर आपको भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सीड रेट क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसमें? तो आपके जौ में। फर्टिलाइजर की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन आपका 1 हेक्टेयर में होना चाहिए 60 किलोग्राम, फॉस्फोरस आपका होना चाहिए 30 किलोग्राम, और पोटेशियम आपका होना चाहिए कितना, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो 60:30:20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अगर मैं बात करूं किसकी, NPK की। ठीक, इसके अलावा और आप चीज और ध्यान देना, अगर मैं बात करूं किसकी, जौ की, तो जौ के फसल को प्रभावित करने वाले कुछ खरपतवार भी होंगे, और ये वही खरपतवार होंगे जो किसके होंगे, गेहूं के होंगे। जैसे कि आपने देखा, गेहूं को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 2 प्रकार के खरपतवार होते हैं। एक आपका मोनोकॉट और एक आपका डाइकोट खरपतवार। एक पत्री और द्विपत्री खरपतवार। अब इसमें देखना, अगर बात करूं मैं मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट में जो सबसे फेमस हो गया है फेलेरिस माइनर। फेलेरिस माइनर जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गिल्ली डंडा, जिसका एक और नाम क्या है, गेहूंसा, जिसका एक और नाम क्या है, मिमिक्री वीट। ये जो आपका फेलेरिस माइनर है ये मोनोकॉट है। और फेलेरिस माइनर के अलावा आपको एक और नाम क्या मिलेगा, एविना फेटुआ। और एविना फेटुआ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जंगली जई। ये 2 ऐसे मोनोकॉट वीड है जो प्रभावित करते हैं किसको, गेहूं को। क्योंकि गेहूं को प्रभावित कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जौ को भी क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। और ध्यान देना, इन खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए हम एक केमिकल का यूज करते हैं जिसका नाम है आइसोप्रोटीरॉन। क्या नाम है, आइसोप्रोटीरॉन। अब ये आइसोप्रोटीरॉन का आज हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। हुआ ये कि पंजाब और यूपी में जितने भी जो किसान थे उन्होंने धड़ल्ले से बड़े पैमाने में आइसोप्रोटीरॉन का यूज किया, जिसके कारण ये हुआ कि ये जो आपका जंगली जई है और इसके अलावा ये जो आपका फेलेरिस माइनर है ये आदी हो चुके हैं आइसोप्रोटीरॉन की। आइसोप्रोटीरॉन का इसको में कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता, इसलिए आइसोप्रोटीरॉन के बदले में हम यूज करते हैं सल्फोसल्फिरॉन। ध्यान देना, आज वर्तमान में फेलेरिस माइनर और एविना फेटुआ के लिए हम क्या यूज करते हैं, सल्फोसल्फिरॉन। तो ये तो बात होगी क्या, मोनोकॉट वीट की। वही बात करता हूं मैं किसकी, डाइकोट वीट की। अब डाइकोट वीट में एक बहुत ही खतरनाक खरपतवार है जिसका नाम है हिरणखुरी। हिरणखुरी को हम ऑब्जेक्शनल वीट बोलते हैं, और यही हिरणखुरी है कि अगर एक बार हिरणखुरी आपको वहां पर उग गया तो उसको निकालना वहां बड़ा मुश्किल हो जाता है। गेहूं के लिए सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो क्या है, हिरणखुरी है। तो ध्यान देना, एक आपका हिरणखुरी डाइकोट में एक और आपका कृष्ण नील जिसको जो भी मतलब हिरणखुरी जैसा ये भी क्या है, खतरनाक है। और कृष्ण नील के अलावा एक क्या है, बथुआ जिसको हम बोलते हैं चिनोपोडियम एल्बम। ठीक है, तो बथुआ, हिरणखुरी, सेंजी, एक और क्या है, सेंजी, और एक क्या है आपका, तो एक नाम मैं भूल रहा हूं, बथुआ, हिरणखुरी, सेंजी और कृष्णनील। ये 4 ऐसे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोट वीड। और इन सभी डाइकोट वीड से लड़ने के लिए एक केमिकल आता है जिसका नाम क्या है, 2,4-D।
क्या आता है 2,4-D। लेकिन आज वर्तमान में हम 2,4-D का यूज नहीं करते, 2,4-D के बदले हम क्या यूज करते हैं, तो मेटासल्फ्यूरॉन। क्या यूज करते हैं, मेटासल्फ्यूरॉन। तो एक चीज याद रखना, सल्फोसल्फ्यूरॉन किसके लिए, मोनोकॉट के लिए, और मेटासल्फ्यूरॉन किसके लिए, डाइकोट के लिए। और ये सभी ऐसे खरपतवार है जो प्रभावित करते हैं किसको, गेहूं को। तो अगर ये गेहूं को प्रभावित कर रहे हैं तो मतलब ये जौ को भी प्रभावित करने वाले ये क्या है, खरपतवार है। तो ये आपका क्या हो गया, वीड मैनेजमेंट किसका, बार्ले का। अब इसके अलावा बार्ले में कुछ हम रोग भी देख लेते हैं, जैसे कि गेहूं में एक बहुत ही कॉमन रोग है, इसको हम बोलते हैं मौलिया। क्या है, मौलिया रोग। मौलिया रोग जो है वो गेहूं में भी देखा जाता है और बार्ले में भी देखा जाता है। मौलिया एक नेमाटोड से होता है, किससे होता है, नेमाटोड से। और वो जो नेमाटोड है, वो नेमाटोड को हम क्या बोलते हैं, तो उसको उस नेमाटोड को बेसिकली हम बोलते हैं क्या, तो हेटेरोडेरा नेमाटोड। क्या बोलो, हेटेरोडेरा एविनी नेमाटोड। तो एक हेटेरोडेरा एविनी नेमाटोड है, यही जो हेटेरोडेरा एविनी नेमाटोड है ये क्या करता है, मौलिया डिजीज लेके आता है। अब ध्यान देना, अगर मैं बात कर रहा हूं मौलिया डिजीज की, तो मौलिया डिजीज से बचने के लिए हमको एक उपाय करना ये है कि सबसे पहले अगर देखना कि अगर नेमाटोड है तो नेमाटोड के लिए आपको जो बीज है उसको आप नमकीन पानी में घोल लो। फिर भी अगर आपको मौलिया नेमाटोड आपको दिख गया या मौलिया रोग आपको दिख गया, तो आपको करना क्या है, आपको फसल चक्र अपनाना है। क्रॉप रोटेशन ही इसका सबसे अच्छा क्या है, तरीका है बचाव का। किस नेमाटोड से, मौलिया नेमाटोड से। तो एक रोग इसमें आपको दिखता है, कौन सा, मौलिया रोग। मौलिया रोग के अलावा कवर्ड स्मट। क्या बोलो, कवर्ड स्मट। अगर मैंने बोला स्मट तो ध्यान देना, स्मट में होता क्या है कि जो आपके ग्रेन होते हैं ना, वो ग्रेन अंतिम में उससे काले चूर्ण निकलना चालू हो जाता है। जब कभी भी आप व्हीट में देखोगे, गेहूं में, या आप जौ में देखो, अगर आपके जौ या गेहूं का जो ग्रेन है उससे अगर काला चूर्ण निकलना चालू हो गया, मैं समझ जाओ उसमें एक रोग है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मट बोलते हैं। और ये स्मट बेसिकली किसी न किसी कवक से होता है, किसी न किसी क्या होगा, कवक से होगा। और ये जो आपका स्मट है, इस स्मट से बचने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं दो प्रकार के क्या आपके केमिकल, जिसमें एक का नाम है बाविस्टिन और एक का नाम क्या है, बीटावैक्स। तो बाविस्टिन और बीटावैक्स का उपयोग करते हैं हम रोकने के लिए, किसको, तो स्मट को। और यहां पर जो स्मट है वो कैसा है, तो कवर्ड स्मट है। इसके अलावा जो तीसरा डिजीज जो आप देखते हो किसमें, जौ में, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइप डिजीज। क्या बोलते हैं इसमें, स्ट्राइप डिजीज। अब स्ट्राइप डिजीज के लिए जो आप उपयोग करते हो जो केमिकल, उसका नाम है कैप्टॉन। क्या है, कैप्टॉन। ये तीन चीज याद रख लेना। पहला मौलिया रोग को रोकने के लिए क्या करो आप, फसल चक्र करो, क्रॉप रोटेशन करो, वो नेमाटोड से होता है, और दो कवक से होता है। दो कवक में पहला कौन सा है, तो कवर्ड स्मट के को रोकने के लिए आप क्या लोगे, बीटावैक्स या फिर वाविस्टिन। बीटावैक्स और वाविस्टिन के अलावा आप देखते हो कि एक और रोग आपको मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइप डिजीज। और स्ट्राइप डिजीज को रोकने के लिए आप क्या यूज करोगे, तो कैप्टॉन नामक आप केमिकल का क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी क्या, किसकी, रोग की। अब मैं आता हूं किसमें, आपके जौ के वैरायटी में। अब जौ का जो वैरायटी है उसमें आपको बहुत सारे वैरायटी मिल जाएंगे, जैसे कि एक का नाम है अंबर, एक का नाम है आजाद। तो एक अंबर हो गया, एक आजाद हो गया, एक आपका RS6 हो गया। क्या हो गया, RS6। और एक आपका क्या हो गया, रत्ना के अलावा करण 16, 18 और 19। तो ये सब सामान्य किस्म है किसके, जौ के। तो वैरायटी में जो सामान्य किस्म है जौ के, वो क्या है, रत्ना है, RS6 है, करण 16, 18, 19 है, अंबर है और आजाद है। अंबर है और क्या है, आजाद है। लेकिन कुछ ऐसे वैरायटी भी है जो मौलिया का रोधी है, मौलिया डिजीज रोधी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं गेहूं की, तो गेहूं में जो मौलिया रोधी किस्म है उसको हम क्या बोलते हैं, तो राज MR1 गेहूं की वो वैरायटी है जिसमें कभी भी मौलिया रोग नहीं लगता। उसी प्रकार से जो जौ है, जौ में भी एक किस्म है जिसका नाम क्या है, तो राजकिरण को हम RD387 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RD387 के अलावा RD2052,
और RD2035। तो RD2035, RD2052 और राज किरण, इसको हम क्या बोलते हैं RD387, और एक है RDB1। ये ऐसे वैरायटी है किसके, जौ के, जिसमें कभी भी मौलिया रोग आपको दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वैरायटी हो गया। इसके अलावा एक वैरायटी है जो क्या है, 6 रोड है। 6 रो वाले जो आपके हॉर्डियम वल्गैरी है, उसमें क्या आएगा, आजाद और ज्योति। तो आजाद और ज्योति क्या है, 6 रोड आ जाएगा। उसके अलावा बियर बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त है वो क्या है, मतलब मॉल्टिंग के लिए जो सबसे उपयुक्त है उसमें क्या आएगा, क्लीपर। पहला क्या नाम आएगा, क्लीपर। क्लीपर के अलावा अंबर, और अंबर के अलावा RD137। ध्यान देना, 3 मैंने वैरायटी बताया, क्या, क्लीपर, RD137, RD137 और क्या, क्लीपर और अंबर, और क्या है, अंबर। और ऐसा वैरायटी जिसमें हस्क नहीं होता, हस्कलेस, जिससे आप बियर नहीं बना सकते, वो कौन कौन सा है, तो ध्यान देना, पहला नाम आएगा डोलमा, दूसरा करण 1 और तीसरा हिमानी। तो डोलमा, करण 1 और हिमानी, ये ऐसे हैं जो कैसे हैं, जिसका आप बियर नहीं बना सकते, मॉल्टिंग नहीं कर सकते, ये हस्कलेस है। अगर इसकी म्यूटेंट वैरायटी की बात करोगे तो वो है BM4। BM4 जो है वो क्या है, म्यूटेंट वैरायटी है। अब ये भी ध्यान देना कि जौ एक ऐसा फसल है जो कि टॉलरेट कर जाता है सैलिनिटी और बेसिसिटी को, मतलब लवणीयता और क्षारीयता, इन दोनों को ये क्या करता है, टॉलरेट करता है। और जो टॉलरेट करने वाले जो किस्म है किसके जौ के, उसमें एक का नाम आता है BL2, जिसको हम बोलते हैं बिलाड़ा 2, और एक है BL2, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिलाड़ा 2, और एक है RD2552। तो RD2552 भी एक ऐसा क्या है, वैरायटी है जो क्या करता है, जो टॉलरेंट है किसके लिए, तो सैलिनिटी और बेसिसिटी के लिए। तो ये सब मुख्य बातें थे किसको लेकर, जौ को लेकर। अब ध्यान देंगे, जौ की जो हार्वेस्टिंग है ये हमेशा आप मार्च अप्रैल में करोगे, क्योंकि एक रबी फसल है। तो जब कभी भी इसका हार्वेस्टिंग करोगे तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो ग्रेन है उसमें 25% क्या होना चाहिए, मॉइस्चर। और जब कभी भी आप इसको स्टोर करोगे तो ध्यान देना, स्टोर आप तभी करोगे जब इसके ग्रेन में जो मॉइस्चर है वो 12% हो। और ये 12% सभी सीरियल क्रॉप के लिए एप्लीकेबल है। सभी सीरियल क्रॉप में हम 12% जब मॉइस्चर रहता है तभी इसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लेकिन इसको स्टोर करने के लिए आपको एक बात और ध्यान देना होगा, वो क्या है कि आपको जहां भी, जिस भी गोडाउन में आप इसको स्टोर कर रहे हो, उस गोडाउन में कभी भी नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी हुआ तो आपका पूरा का पूरा जो आपका क्या है, जौ है, वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये इस वीडियो के माध्यम से जौ के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी हुई। हमेशा रखना कि जौ का जो बॉटनिकल नेम वो क्या होता है, हॉर्डियम वल्गैरी। एक चीज और ध्यान देना, हॉर्डियम वल्गैरी किस स्पीसीज से निकला है, तो वो एक वाइल्ड स्पीसीज से निकला है जिसका नाम है हॉर्डियम स्पॉन्टेनियम। क्या है, हॉर्डियम स्पॉन्टेनियम।